हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का क्या लॉजिक है, कैसे वो डिफरेंट या बेटर है डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, और फिर जानेंगे कि एक्चुअली वो एल्गोरिथम या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, और फिर एग्जांपल्स करेंगे। ओके, सो दिस विल बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तो आई होप अगर आपको ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम समझना है तो ये चारों पांचों लेक्चर्स जो मैं अब अपलोड करूंगी फर्दर इस प्लेलिस्ट में आपको यूजफुल रहे। सो पहले स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डीडीए से, ताकि हमें पता चले कि डीडीए से कैसे बेटर है ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। सो ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का नाम उसके इन्वेंटर या क्रिएटर पे पड़ा है। ब्रेसनहैम ने इंट्रोड्यूस करा था इस लाइन ड्राइंग के तरीके को और डीडीए की डिसएडवांटेजेस को कवर अप किया था। अब डिसएडवांटेजेस क्या है डीडीए की? सी, ऑल्दो डीडीए एल्गोरिथम फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज करता, लेकिन फिर भी फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन यूज होती है या यूटिलाइज की जाती है, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन हमें करनी पड़ती है इन डीडीए एल्गोरिथम। तो उसकी वजह से डेफिनेटली कंप्यूटेशन टाइम इंक्रीज होता है और कंप्यूटिंग पावर यूटिलाइज होती है। सो फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन भी अगर हम अवॉइड कर सकें तो इट विल बी वेरी गुड, या फिर बेनिफिशियल रहेगा अगर कोई हमें ऐसा एल्गोरिथम मिले जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन ना हो। और सेकेंडली, राउंड फंक्शन, जो राउंड ऑफ फंक्शन हमारा होता है या जो राउंडिंग ऑफ हम परफॉर्म करते हैं, वो भी अवॉइड अगर हम कर सकें किसी एल्गोरिथम की मदद से तो बेनिफिशियल रहेगा। सो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं डीडीए की जब हम उसे कंपेयर करते हैं ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम से, क्योंकि आप देखेंगे ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम इन दोनों ही पॉइंट्स को या डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करता है। ना उसमें फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कुछ भी नहीं है फ्लोटिंग पॉइंट, और राउंड ऑफ फंक्शन भी नहीं यूज होता। राउंडिंग ऑफ में भी कंप्यूटर टाइम यूटिलाइज होता है और हमें कैलकुलेशंस करनी होती है, इंटरनल कंप्यूटर कैलकुलेशन, जिसमें थोड़ा डेफिनेट कंप्यूटर टाइम यूज होता है, तो अवॉइड करना बेटर है। ब्रेसनहैम इन दोनों को कवर अप करता है और इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम है जैसे डीडीए एल्गोरिथम है। सो डीडीए जैसे प्रीवियस कंप्यूटेड वैल्यू को, जो हमने प्रीवियस आइट्रेशन में वैल्यू कंप्यूट की है, उसी पे बेस्ड नई वैल्यू कंप्यूट करता था। आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी रेफर कर सकते हैं डीडीए के। वैसे ही ब्रेसनहैम प्रीवियस आइट्रेशन में कंप्यूट की गई वैल्यूज पे ही नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू को बेस करता है या फाइंड आउट करता है। ओके, सो अब समझते हैं कि ब्रेसनहैम एल्गोरिथम एक्चुअली है क्या। सी, अभी मैं इस लेक्चर में आपको एक केस बताऊंगी ब्रेसनहैम एल्गोरिथम का, जब लाइन जिसे हमें ड्रॉ करना है या प्लॉट करना है उसका स्लोप लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में। उसके बाद फर्दर लेक्चर में मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर भी बनाऊंगी जहां पे लाइन का स्लोप नेगेटिव है, और आपको तब समझाऊंगी कि वहां पे ब्रेसनहैम में क्या बहुत ही माइनर मॉडिफिकेशंस होंगी। सो अगर आपको ये पर्टिकुलर केस के लिए समझ आ गया ब्रेसनहैम, सो वहां पे भी आप लॉजिकली चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूं कि स्लोप लेस देन 1 है और पॉजिटिव स्लोप है, यानी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, सो स्लोप को मैं dy बाय dx या डेल y बाय डेल x की तरह डिनोट कर सकते हूँ। इसका मतलब अगर स्लोप लेस देन 1 है, सो चेंज इन y इज लेस देन चेंज इन x। मैंने इस इक्वेशन से डेल्टा x को राइट साइड पे मैं ले आई हूं डिनोमिनेटर से, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन का मतलब है चेंज इन y लेस देन चेंज इन x, मतलब कि x की जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो डिफरेंस जो होगा वो y की नेक्स्ट वैल्यू से, जो y की दोनों वैल्यूज में डिफरेंस होगा उससे कम, उससे ज्यादा होगी। ओके, सो व्हाट डू आई मीन कि जब हम y2 माइनस y1 करेंगे, यानी कोई भी दो वैल्यूज का, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज का आप डिफरेंस निकालेंगे y की दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज और उसे कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग x की उन कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू से, तो ये डिफरेंस कम आएगा। यानी x की अगर एक वैल्यू हमें पता है तो x की नेक्स्ट वैल्यू हम
कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट इंक्रीमेंट करके, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी कोऑर्डिनेट, चाहे वो y हो चाहे वो x हो, जो भी ग्रेटर वैल्यू से या ग्रेटर रेट से इंक्रीज कर रहा है उसे हम यूनिट इंक्रीमेंट करते हैं, यानी +1 से इंक्रीज करते हैं हर आइट्रेशन में, और फिर उस नई वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू ढूंढते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा स्लोप लेस देन 1 है, यानी x फास्टर रेट से इंक्रीज करेगा। सो इसका मतलब अगर हमें एक आइट्रेशन में, सपोज kth आइट्रेशन में x की वैल्यू पता है xk, सो k प्लस 1th आइट्रेशन में x की वैल्यू होगी xk प्लस 1, यानी यूनिट इंक्रीमेंट हम करेंगे प्रीवियस x की वैल्यू में। और अगर प्रीवियस आइट्रेशन में यानी kth आइट्रेशन में इस xk के कॉरस्पॉन्डिंग yk वैल्यू थी y कोऑर्डिनेट की, सो अब नेक्स्ट k प्लस 1th आइट्रेशन में हम yk प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी y इन सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू x ऑफ k प्लस 1। सो अभी तक मैंने बस यही आपको समझाया है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि स्लोप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट x या y हम यूनिट इंक्रीमेंट करेंगे, यानी जो भी कोऑर्डिनेट फास्टर रेट से इंक्रीज हो रहा है, जिसका डिफरेंस ज्यादा आता है, डेल्टा y अगर बड़ा आता है तो y को हम हर आइट्रेशन में +1 करेंगे, और अगर x का डिफरेंस बड़ा आता है, प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यू के बीच में डिफरेंस बड़ा आता है, तो हम x को इंक्रीमेंट करेंगे +1 से, या इंक्रीमेंट करेंगे 1 से हर आइट्रेशन में, और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे जो कि है इस केस में y ऑफ k प्लस 1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सो जैसे मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ ये पर्टिकुलर केस जिसमें स्लोप लेस देन 1 है, यहाँ पे हमेशा x इंक्रीमेंट होगा 1 से, क्योंकि x का रेट ऑफ चेंज ज्यादा है। तो अगर मेरे पास कोई भी लाइन प्लॉट करते हुए एक ऐसा पॉइंट आया से 50,31, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मैंने अगर प्रीवियस पॉइंट ये प्लॉट किया था तो नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करते हुए मैं डिसाइड करूंगी कि x की वैल्यू तो डेफिनेटली 51 होगी, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट की x वैल्यू, या फिर नेक्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 51 होगा, क्योंकि मुझे पता है x को मुझे यूनिट इंक्रीमेंट करना है। अब y की क्या वैल्यू होगी ये मुझे फाइंड आउट करना है, और जनरली ब्रेसनहैम में हर y के कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट y या तो सेम होता है या y प्लस 1 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे 31 अगर मेरी करंट y की वैल्यू है, यानी yk की वैल्यू है, तो y ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, या तो 31 ही रहेगा या फिर 31 प्लस 1 हो जाएगा विच इज 32। ठीक है, सो यहाँ पे yk प्लस 1 के लिए, मतलब अगर मेरा स्लोप 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो हर y के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पुराना y ही रिटेन करूं जो कि प्रीवियस आइट्रेशन में था, या पुराने y में +1 ऐड कर दूं। ओके, सो अगर मैं आपको ग्राफिकली यहाँ पे प्लॉट करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपने ये करंट पिक्सल प्लॉट करा हुआ है, ये ब्लू पिक्सल आपने करंट प्लॉट कर रखा है जो कि xk, yk पे लाई करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई करता है, और अब आपको नेक्स्ट पिक्सल जो पर्टिकुलर लाइन के थ्रू पास करेगा वो चूज करना है। यहाँ पे मैंने लाइन नहीं दिखाई है ताकि ये डायग्राम और नीटली आपको समझ आ जाए। सो अगर आपको नेक्स्ट पिक्सल चूज करना है तो आपके पास अगेन दो चॉइसेस रहेंगी। x को तो आपको +1 करना ही है, यानी 1 से इंक्रीमेंट करना ही है। yk के लिए या तो आप yk ही रख सकते हैं विच इज दिस पिक्सल, जो लोअर वाला पिक्सल है उसे ही चूज कर सकते हैं xk प्लस 1 पॉइंट पे, या फिर xk प्लस 1 ही पॉइंट पे आप y का नेक्स्ट पिक्सल यानी +1 इंक्रीमेंटेड वैल्यू चूज कर सकते हैं जो कि है अपर पिक्सल। सो आपको ये बेसिक चीज ध्यान रखनी है ब्रेसनहैम एल्गोरिथम में कि हर
आइट्रेशन में ब्रेसनहैम दो चॉइसेस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करता है, और वो अगर स्लोप 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, वो दो चॉइसेस क्या होती हैं कि या तो पिछली वाली y की वैल्यू को रिटेन करना और ये लोअर वाला पिक्सल चूज करना, या फिर पिछली वाली y की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करके एक हायर पोजीशन पे पिक्सल प्लॉट करना, और डेफिनेटली x कोऑर्डिनेट तो +1 होगा ही, ठीक है। अब अगर मैं यही सिंपली आपको एल्गोरिथम के फॉर्म में बताना चाहूँ और स्टार्ट करूँ कि एल्गोरिथम में आप का क्या लॉजिक होता है या आप कैसे एल्गोरिथम यूज करेंगे। सो अगर आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट है, सपोज ये आपकी लाइन है जो एक्चुअल लाइन आपको प्लॉट करनी है, और y एक पर्टिकुलर पॉइंट है लाइन पे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है। मतलब आपको इस एक्चुअल पॉइंट के अकॉर्डिंग एक पिक्सल प्लॉट करना है कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब वो पिक्सल या तो xk + 1 yk पे हो सकता है, यानी अगर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज xk + 1 और अगर मैं yk के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पिक्सल दिखाऊं और यहाँ पे yk + 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक पिक्सल दिखाऊं, सो इस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए जो लाइन पे एक्चुअली लाई करता है, आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप xk + 1 पे yk पे लाई करने वाला पिक्सल चूज करिए, या फिर yk + 1 पे लाई करने वाला पिक्सल चूज करिए। अब आपको कौन सा पिक्सल चूज करना है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा डिस्टेंस कम है फ्रॉम दिस एक्चुअल पॉइंट। अगर इस एक्चुअल पॉइंट से हम डिस्टेंस देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट का यानी लोअर वाले पिक्सल का, अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं और इस डिस्टेंस को कंपेयर करूं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ, तो जो भी डिस्टेंस कम आएगा हमें उस पिक्सल को चूज करना है, क्योंकि वो नियरर पिक्सल है एक्चुअल लाइन के और हमें क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती है, ठीक है। सो अगर मैंने ये पर्टिकुलर डिस्टेंस देखा और इसे मैंने नाम दिया D1, और इन अपर पिक्सल और एक्चुअल पिक्सल के बीच का डिस्टेंस देखा और इसे मैंने नाम दिया D2, सो मैं D1 और D2 को कंपेयर करूंगी। अगर D1 D2 से कम है, यानी जो नीचे वाला पिक्सल है वो क्लोजर है एक्चुअल लाइन वाले पिक्सल से, तो मैं नीचे वाला पिक्सल प्लॉट करूंगी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेकिन अगर D2 डिस्टेंस कम है तो मैं ऊपर वाला पिक्सल प्लॉट करूंगी, ओके। सो अब क्योंकि हमें पता है कि एक बेसिक लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, ये बेसिक लाइन की इक्वेशन है, और अगर मैं x के पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग बात करूं तो कॉरस्पॉन्डिंगली yk यानी kth आइट्रेशन में xk के कॉरस्पॉन्डिंग yk क्या आएगा, m(xk + c), और इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन में यानी xk + 1 में yk + 1 की क्या वैल्यू आएगी, m(xk + 1 + c), है ना। और ये xk + 1 की वैल्यू है, xk + 1। सी, मैं यहाँ पे कुछ और नया लॉजिक यूज नहीं किया है, मैंने बस ये पॉइंट आपको डायरेक्टली इम्प्लाई कर दिया है यहाँ पे कि हर नई आइट्रेशन में x को मैं +1 कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर k + 1th आइट्रेशन है तो उसमें x की वैल्यू होगी x ऑफ k, यानी प्रीवियस x की वैल्यू +1, और उसी डायरेक्ट वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। और जब इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं इक्वेशन में यूज करूंगी डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सो ये थी बेसिक लाइन की इक्वेशन। अब हम D1 और D2 कैलकुलेट करते हैं और फिर कंपेयर करेंगे इन दोनों डिस्टेंसेस को, ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि नेक्स्ट पिक्सल कौन सा प्लॉट करना है। और ब्रेसनहैम एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करता है, हर लाइन के एक्चुअल पॉइंट
कॉरस्पॉन्डिंग वो नियरेस्ट पिक्सल ढूंढता है जो उसके ऊपर या नीचे लाई कर रहा है। मतलब अगर ये पर्टिकुलर लाइन का पिक्सल प्लॉट करना है तो इसके ऊपर एक पिक्सल लाई करेगा इंटीग्रल पोजीशन पे और इसके नीचे एक पिक्सल लाई करेगा। इन दोनों में से कौन सा चूज करना है वो इन दो डिस्टेंसेस के वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। अब ये डिस्टेंसेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी डिस्टेंस D1 डिस्टेंस क्या है? सो D1 डिस्टेंस है y माइनस yk। मतलब इस पर्टिकुलर, अगर मैं ये वर्टिकल डिस्टेंस देख रही हूं सो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो y कोऑर्डिनेट है उसको, उसमें से हमें सबट्रैक्ट करना है लोअर वाले पिक्सल के y कोऑर्डिनेट को। सो D1 वैल्यू हो जाएगी y माइनस yk। y की इक्वेशन अभी हमने देखी और जेनेरिक yk की इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई। सो D1 को मैं इसी को अगर एक्सपैंड करूं या नेक्स्ट स्टेप लिखूं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। y की इक्वेशन होगी m ऑफ xk प्लस 1 प्लस c, ये पूरी हो गई y के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन माइनस yk। ठीक है, और इसे अगर मैं एक्सपैंड करूंगी तो ये आ जाएगा m ऑफ xk प्लस 1 क्या है? x ऑफ k प्लस 1 प्लस c माइनस yk। ओके, सो यहाँ पे मैंने सी y वाला जो पॉइंट है वो एक्चुअली x ऑफ k प्लस 1 पे ही लाई करता है और वो एक्चुअल वैल्यू है जब हम इक्वेशन में x ऑफ k प्लस 1 रखेंगे। इसीलिए मैंने x ऑफ k प्लस 1 को लाइन की इक्वेशन में रखा और यहाँ पे जो वैल्यू आई थी यानी जो डिराइव हुई थी y k प्लस 1 की वैल्यू, उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहाँ पे y को इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट क्यों करा, क्योंकि ये वाला y इज सेम एज y ऑफ k प्लस 1, मतलब एक्चुअल y ऑफ k प्लस 1। ये वो y k प्लस 1 नहीं है जो हम चूज कर रहे हैं, ये एक्चुअल y ऑफ k प्लस 1 है। और y ऑफ k प्लस 1 मतलब जब मैंने x k प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट करा लाइन की इक्वेशन में तो y की क्या वैल्यू आई, और वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, तो ये हो गई मेरी D1 की वैल्यू। सिमिलरली मैं D2 कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब D2 भी सेम तरीके से कैलकुलेट होगा लेकिन ऑर्डर डिफरेंट होगा। ऑर्डर मतलब अब मैं सबट्रैक्ट करूंगी y को फ्रॉम yk प्लस 1 और ये वाला मेरा अज्यूम्ड वाला पॉइंट है, ये एक्चुअल पॉइंट नहीं है। सो D2 को मैं लिख सकती हूँ yk प्लस 1 माइनस yk माइनस y। ठीक है, सो yk प्लस 1 की इक्वेशन हमें पता है, y की इक्वेशन हमें पता है, ये अज्यूम्ड वाला पॉइंट है विच इज y ऑफ k प्लस 1 माइनस y। तो यहाँ पे भी अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आ गई आपकी D2 की वैल्यू, ये आ गई आपकी D1 की वैल्यू। मैंने यहाँ पे बस दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट किया है ताकि वर्टिकल डिस्टेंसेस मिल सके और फिर हम कंपेयर कर सके कि दोनों में से कौन सा वर्टिकल डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो y माइनस yk में y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने xk प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट करा है लाइन की इक्वेशन में ताकि मुझे एक्चुअल y की वैल्यू मिल जाए। और सिमिलरली यहाँ पे भी y की वैल्यू को मैंने निकाला है xk प्लस 1 को एक्चुअल लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। यहाँ ये yk प्लस 1 और yk को मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। अब हम डिफरेंस निकालेंगे D1 और D2 का। सी अभी ये कंप्लीट डेरिवेशन है ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, ये एंड में जाके आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हम अब D1 माइनस D2 कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। और जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे सो यू फाइंड आउट कि कुछ ऐसी सी इक्वेशन आएगी 2m x ऑफ k प्लस 1 माइनस 2yk। yk इज द पॉइंट या y कोऑर्डिनेट एट इन kth आइटरेशन यानी xk के साथ जो yk है। ओके, और फिर
प्लस 2c माइनस 1। लेकिन क्योंकि इसमें जब स्लोप और x के मल्टीप्लाई होगा सो अगेन फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक आ सकती है, इसलिए हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे टर्म्स को यूजिंग द स्लोप इक्वेशन। रीअरेंजिंग यूजिंग स्लोप इक्वेशन यानी m को dx बाय dy यानी dy बाय dx से रिप्लेस करेंगे या डेल्टा y बाय डेल्टा x से रिप्लेस करेंगे ताकि सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलेशंस हों। और जब हम इसको कंप्यूट करने के लिए हम दोनों साइड डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा x से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि जब आपने d1 माइनस d2 को यहाँ पे भी डेल्टा x से मल्टीप्लाई करा सो आपकी सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज या इंटीग्रल कैलकुलेशंस बचेंगी। ओके, सो दिस विल कम आउट टू बी, और इस टर्म को अगर मैं एक नए वेरिएबल से डिनोट करती हूँ से p ऑफ k, ठीक है, p ऑफ k यानी इस p की वैल्यू एट kth आइटरेशन। ये p क्या है? ये एक डिसीजन पैरामीटर है। डिसीजन पैरामीटर क्यों है? क्योंकि हम बेसिकली यही डिसाइड कर रहे हैं कि d1 और d2 में से कौन सा डिस्टेंस छोटा है, और डिसाइड करने में हमें हेल्प करेगा ये पैरामीटर कि लोअर और अपर पॉइंट में से हमें कौन सा पिक्सल चूज करना चाहिए प्लॉट करने के लिए। ठीक है, सो इन टर्म्स को जब आप रीअरेंज करोगे तो आपको p ऑफ k की वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी, 2 डेल्टा y x ऑफ k माइनस 2 डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय y ऑफ k प्लस d। ठीक है, और ये d को मैं एक कांस्टेंट है, मतलब जिसकी हमेशा वैल्यू एक पर्टिकुलर इक्वेशन के बराबर रहेगी या एक हमेशा एक सेम वैल्यू रहेगी, 2 डेल्टा y प्लस डेल्टा x इंटू 2c माइनस 1। और ये मैंने कांस्टेंट क्यों कहा है? क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स दे रखे हैं लाइन के तो डेल्टा y डेल्टा x और ये कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। और जब आप मल्टीपल टाइम्स ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे और फिर pk और नेक्स्ट आइट्रेशन में p ऑफ k प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये d वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, सो आपको अभी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि आपकी p ऑफ k वाली जो इक्वेशन आई है वो क्या है, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत जरूरी है और ये आपके ब्रेसनहैम एल्गोरिथम में यूज होगी, आगे डेरिवेशन में यूज होगी और कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज में को कैलकुलेट करने में यूज होगी। ठीक है, सो अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर आपका d1 माइनस d2 नेगेटिव आया है, ठीक है, तो नेगेटिव ये वैल्यू कब आएगी? जब d1 की वैल्यू छोटी है d2 की वैल्यू से। और d1 कौन सा डिस्टेंस था? सी, अगर ये आपकी लाइन थी, ये पर्टिकुलर एक्चुअल पॉइंट था, ये आपका yk पॉइंट था, ये yk प्लस 1 था, सो ये डिस्टेंस था d1 और ये डिस्टेंस था d2। सो अगर ये डिस्टेंस छोटा है मतलब एक्चुअल पिक्सल से नीचे वाला पिक्सल क्लोजर है, सो इसका मतलब आप लोअर वाला पिक्सल प्लॉट करेंगे, सो प्लॉट लोअर पिक्सल। ठीक है, और अगर d1 माइनस d2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी d1 बड़ा है, सो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है सो यू विल प्लॉट द अपर पिक्सल। d1 बड़ा है, d1 का डिस्टेंस ज्यादा है या d1 दूर है, जो नीचे वाला पॉइंट है वो दूर है एक्चुअल पॉइंट से एज कंपेयर टू ऊपर वाला पिक्सल जो पोजिशन xk+1 और yk+1 पे है। ठीक है, सो प्लॉट अपर पिक्सल इन दिस केस। अब d1 प्लस d2 का जो भी साइन होगा जिसके बेसिस पे हम ये दोनों चीज डिसाइड कर रहे हैं वो सेम होगा pk के साइन के। मतलब क्योंकि यहाँ पे जो चेंज इन x है हम हमेशा मॉडुलस से डिनोट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। सी, ब्रेसनहैम में आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप चेंज इन x और चेंज इन y कैलकुलेट कर रहे हो सो हमेशा आपको मॉडुलस ऑपरेटर यूज करना है। और जब भी आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिसाइड करोगे सो स्टार्टिंग पॉइंट यानी x1 कोऑर्डिनेट should always be less than
x2 कोऑर्डिनेट, यानी ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y1 और y2 भी के बीच में भी यही इक्वेशन होनी चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्रेसनहैम सही से वर्क नहीं करेगा। ओके, ऑलराइट। सो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो मैं आपको समझा रही हूँ उसमें हमने जो जो एग्जाम्पशंस अभी तक ली है मैं आपको फिर से रिकैप्चुलेट करा देती हूँ। पहली बात, ये केस जो समझाया जा रहा है वो है सिर्फ स्लोप 0 और 1 के बीच में। हमेशा जब भी मैं डेल एक्स और डेल वाई कह रही हूँ तो डिफरेंस ऑफ द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है और उनका मॉडुलस लिया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी कहा कि इन दोनों वैल्यूज का साइन सेम होगा क्योंकि डेल एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। ओके, सो चाहे मैं d1 माइनस d2 का साइन देखूं या pk का साइन देखूं, वो हमें बताएगा कि उस आइट्रेशन में मुझे कौन सा पिक्सल प्लॉट करना है। ओके, सो अब अभी तक अगर आपको ये क्लियर है तो आगे आप इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार पीछे का जो भी पार्ट आपको क्लियर नहीं है वो आप दोबारा देखिए। इन केस कोई डाउट्स हैं तो आप हमें मेंशन करिए, विल गेट टू यू, विल रीच आउट टू योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। ओके, ऑलराइट। सो अब हर आइट्रेशन की बात करते हैं। हर आइट्रेशन में आपको pk की वैल्यू निकालनी है ताकि उसके साइन से आप पता लगा पाए कि आपको नेक्स्ट कौन सा पिक्सल प्लॉट करना है। सो अगर आपकी k+1th आइट्रेशन चल रही है, ठीक है, आप मल्टीपल आइट्रेशंस रन करेंगे ब्रेसनहैम एल्गोरिथम यूज करके। अगर आपकी k+1th आइट्रेशन चल रही है और उस आइट्रेशन में आपको p ऑफ k+1 की वैल्यू निकालनी है, सो p ऑफ k+1 की वैल्यू क्या होगी? 2 डेल्टा y x ऑफ k+1। ये वही इक्वेशन है जो मैंने आपको अभी डिराइव करवाई थी। उसमें मैं k+1 मतलब k+1th आइट्रेशन के लिए ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, जैसे x ऑफ k+1 और अब आएगा y ऑफ k+1 प्लस d, ठीक है। सो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि क्यों ये फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये दोनों वैल्यूज, क्योंकि डेल्टा y और डेल्टा x हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होंगे क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स आपके इंटीजर्स आपको गिवन होते हैं और उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा। और x k+1 हम हमेशा +1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो एक इंटीजर वैल्यू होगी, और कॉरस्पॉन्डिंगली y k+1 भी या तो पिछली वैल्यू रिटेन करेगा जो अगेन एक इंटीजर होगी, या फिर +1 से इंक्रीमेंट हुआ होगा जो कि इंटीजर आएगा, ठीक है। सो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो फ्लोटिंग पॉइंट क्यों नहीं है। सो अब आपको कैलकुलेट करना है p ऑफ k+1 माइनस p ऑफ k। सी ये सारा पार्ट है ब्रेसनहैम को डिराइव करने के लिए। कॉलेजेस के एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में आपको डिराइव करने के लिए कहा जा सकता है इन सारी इक्वेशंस को, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पता होनी चाहिए। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए, लॉजिक एस्टैब्लिश कीजिए, समझिए लॉजिक क्या है, क्यों ऐसे चीजें काम कर रही हैं। आपको कभी भी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने p ऑफ k+1 से सब्ट्रैक्ट किया है p ऑफ k की वैल्यू, तो p ऑफ k में x k+1 की जगह x के आ जाएगा और y k+1 की जगह y के आ जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगी। अब x ऑफ k+1 है x k+1, सो इसीलिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ वो वैल्यू p ऑफ k+1 माइनस p ऑफ k इज इक्वल टू 2 डेल्टा y x k+1 माइनस x k जो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 डेल्टा x y k+1 हमें निकालना है इस आइट्रेशन में, तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, और ये है y ऑफ प्रीवियस आइट्रेशन। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी pk+1 माइनस pk इज इक्वल टू 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x y ऑफ k+1 माइनस y ऑफ k, ठीक है। अब अगर मैं p ऑफ k को दूसरी साइड, इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जाऊं तो आपके पास हर
आइट्रेशन के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो होगी पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय y ऑफ k प्लस 1 माइनस वाई के। ठीक है, सो हर आइट्रेशन में जो काम होगा, आपको दो काम करने हैं। आपको p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है और उसकी वैल्यू के साइन के बेसिस पे आपको पॉइंट डिटरमाइन करना है। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली x k प्लस 1 होगा, मतलब प्रीवियस x की वैल्यू प्लस 1, लेकिन y का क्या पॉइंट, y का क्या कोऑर्डिनेट होगा ये आपको इसके साइन से पता लगेगा। अगर इसका साइन पॉजिटिव है और अगर इसका साइन नेगेटिव है, सो आपको दो डिफरेंट केसेस बनेंगे। एक में y की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी और एक में y की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। सो यहाँ पे जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि अगर नेगेटिव है तो लोअर पिक्सल होगा, सो यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी। ओके, सो ये ध्यान में रखना है। लेकिन p ऑफ k प्लस 1 क्योंकि प्रीवियस वैल्यू पे या प्रीवियस आइट्रेशन के p की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो आपको फर्स्ट आइट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इस इक्वेशन को यूज करें। सो इसीलिए पहली आइट्रेशन में p की क्या वैल्यू यूज करनी है ये भी आपको डिराइव करना पड़ेगा। सी, हमने इक्वेशन लिखी थी d1 माइनस d2 की, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी वो थी 2 ऑफ m x ऑफ k प्लस 1 माइनस 2 ऑफ y k प्लस 2c माइनस 1। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर इसी से मैं प्रोसीड करूं और p नॉट निकालना चाहूं, यानी इसी में डेल्टा x दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं, तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय 2m x नॉट आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2m माइनस 2 y नॉट बाय x नॉट। और y नॉट इनिशियल पॉइंट्स हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट्स आपको गिवन भी है लाइन के, और यही पॉइंट आप प्लॉट करोगे। ठीक है, x नॉट और y नॉट उस स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो पहला पॉइंट प्लॉट होता है, और वो पॉइंट आपको गिवन होता है एज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो इसको अगर मैं आगे डिराइव करूं, p नॉट विल कम आउट टू बी डेल्टा x। रीअरेंज कर रही हूं मैं इन टर्म्स को। सो मैंने अगर 2 कॉमन लिया, m x नॉट और यहां से y नॉट और यहां से c, सो m x नॉट प्लस c माइनस y नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा 2m माइनस 1। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक्चुअली इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू m x प्लस c, और अगर मैं y नॉट की वैल्यू निकालना चाहूं तो उसकी वैल्यू आएगी m x नॉट प्लस c। सो y नॉट माइनस m x नॉट माइनस c, यानी इन सारे टर्म्स को मैं अगर ऑपोजिट साइड लेके गई इक्वेशन के, तो ये वैल्यू आएगी 0, यानी ये पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी 0। सो आपकी फाइनल p नॉट की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 0 प्लस 2m माइनस 1। सो फाइनल p नॉट आपका आ जाएगा 2 डेल्टा y। ओके, सो दिस विल कम आउट टू बी डेल्टा x इंटू 2m माइनस 1। m को अगर मैं डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखूं और फिर डेल्टा x से मैं मल्टीप्लाई करूं, ऐसे ही माइनस डेल्टा x, सो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। फाइनली p नॉट आपका आएगा 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो याद रखनी है आपको। ये हर क्वेश्चन में यूज होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप यही इक्वेशन यूज करके p नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ओके, सो पूरे एल्गोरिथम को रैप अप करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करा। हमारे पास इनिशियली एक लाइन थी जिसके एक्चुअल पॉइंट को कॉरस्पॉन्डिंगली कंप्यूटर पे प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक पॉइंट जो उसके एग्जैक्ट नीचे लाई करता है इंटीग्रल पोजीशन पे, और एक पॉइंट जो ऊपर लाई करता है। x को हम हमेशा इंटीग्रल पोजीशन पे ही लाई कर रहे हैं, +1 इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 और 1 के बीच में है। x
का रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है तो x को हमेशा हम 1 से इंक्रीज कर रहे हैं हर आइट्रेशन में और कॉरस्पॉन्डिंगली y ढूंढ रहे हैं। y के लिए 2 ऑप्शंस है, या तो नीचे वाला या ऊपर वाला पिक्सल। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पिक्सल चूज करना है? इन दोनों में से जिसका डिस्टेंस कम होगा वो पिक्सल क्लोजर होगा इस एक्चुअल पॉइंट के। अगर D1 कम है तो ये वाला पिक्सल चूज होगा एक्चुअल प्लॉटिंग के लिए, अदरवाइज ऊपर वाला पिक्सल चूज होगा। सो हमने D1 और D2 कैलकुलेट करा, उन दोनों का डिफरेंस निकाला। अगर उन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो ऊपर वाला पिक्सल प्लॉट होता है, क्योंकि पॉजिटिव डिफरेंस मतलब D1 की वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव डिफरेंस मतलब D2 की वैल्यू बड़ी है। लेकिन इंटीग्रल कैलकुलेशंस तक लिमिटेड रहने के लिए या फिर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस अवॉइड करने के लिए हमने इस डिफरेंस वाली जो इक्वेशन है इसे रीराइट करा पीके वाली फॉर्म में। पीके मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करा और m को एक्सपैंड किया डेल y बाय डेल्टा एक्स से। ठीक है, तो जब हमने टर्म्स को रीअरेंज किया तो हमें pk की ये इक्वेशन मिली और फिर हमने देखा कि हर आइट्रेशन में एक्चुअली हमें क्या काम परफॉर्म करना है। ये इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम है, यानी हर आइट्रेशन का जो p वैल्यू आएगी वो हमें पिछली p वैल्यू से ही डिराइव होगी, मतलब पिछली p वैल्यू, और उसमें हमें कुछ वैल्यूज ऐड करनी पड़ेगी और कुछ वैल्यूज ऐड करने के बाद हमें उस आइट्रेशन की p वैल्यू मिलेगी। अगर वो p वैल्यू पॉजिटिव है तो हम अपर पिक्सल को सेलेक्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो प्रीवियस पिक्सल को सेलेक्ट करेंगे। इसीलिए हमने दोनों का डिफरेंस निकाला था। ठीक है, अब फर्स्ट आइट्रेशन में p की क्या वैल्यू होगी वो हम इस तरीके से डिराइव करा है हमने। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है इस पूरे टर्म को, और फिर इजियर फॉर्म में लिखते हुए हम इस इक्वेशन पे पहुंचे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इस पूरे एल्गोरिथम को सम अप करके स्टेप बाय स्टेप 5 या 4 स्टेप्स में आपको बताऊंगी कि हर आइट्रेशन में आपको क्या यूज करना है या क्या स्टेप फॉलो करना है। ये थी कंप्लीट डेरिवेशन। आई होप आपको इसमें कोई डाउट ना हो। सो ब्रेसनहैम के एक्चुअल एल्गो के को समझने के लिए नेक्स्ट क्लास से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आप उसके अपकमिंग लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव स्लोप के लिए क्या माइनर चेंजेस होंगे डेरिवेशन में और एल्गो में वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज हमें बताइए ये वीडियो कैसा लगा, फीडबैक दीजिए और बताइए कि और कौन से एल्गोरिथम्स कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। गुड लक।